आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैबिनेट मिशन। पिछले क्लास में कैबिनेट मिशन के विषय में कुछ बताए थे आप लोगों को, है ना। पिछले क्लास में कैबिनेट मिशन के विषय में कुछ बताए थे। और बोले थे कि जो कैबिनेट मिशन फेल हुआ तब ये तय हो गया कि भारत का विभाजन होगा। अब भारत को बचाने वाला कोई नहीं। तो कैबिनेट मिशन में क्या था? स्वतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, हाँ, संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना था। संविधान सभा का गठन करना था जो स्वतंत्र भारत का संविधान का निर्माण करेगा। और इसी के तहत एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार मतलब टेम्पोररी, काम चलाऊ सरकार, जिसके हाथ में अंग्रेज सत्ता सौंप सके। कोई सत्ता देगा तभी न जाएगा। अब जैसे मान लीजिए, अभी देखते हैं, मान लीजिए रोहतास जिला के डीएम का ट्रांसफर होता है, तो जाने से पहले जो नया डीएम नियुक्त होता है उसको अपना कार्यभार सौंप कर जाते हैं। कौन सा फाइल कहाँ है, क्या है, किस फाइल में क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, वो तो पहले वाला ही अधिकारी न जानेगा। कैसे अभी तक सिस्टम चलते आ रहा था, तो ये सब कार्यभार सौंप कर तब पुराना डीएम जाता है और नया डीएम अपना काम करना शुरू करता है। चाहे कहीं भी ट्रांसफर होता है इसी तरीके से होता है, कार्यभार सौंपना पड़ता है। तो 200 साल से अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो भाई आप लोग कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो उस सब कार्यभार दूसरे को सौंप के जाएगा, तब न दूसरा समझेगा कि अच्छा ऐसे काम चलता था, ऐसे काम चलता था, ये चलता था, है ना। तो उसी के लिए अंतरिम सरकार की गठन की गई और उस अंतरिम सरकार को अंग्रेज अपना कार्यभार सौंप कर चले गए। संविधान सभा का भी गठन हुआ, संविधान लिखाना शुरू हो गया, और जब संविधान लिखकर तैयार हुआ, जब संविधान तैयार हो गया उसके बाद लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद अब भारत में फिर विधिवत चुनाव हुआ और सरकारें चुनी। अब जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उसके अनुसार हमारा देश चलना शुरू। अब वो अंग्रेज के समय में कैसे चलता था, क्या चलता था, वो सब खत्म। अब जो हमारा संविधान है उसके, तो कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन का पूछेगा कि मुख्य उद्देश्य क्या था, तो संविधान सभा का निर्माण करना। क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना। ये संविधान सभा क्या करेगी? स्वतंत्र भारत के लिए, जो भारत आजाद होगा 1947 में, उसके लिए संविधान का निर्माण करना। उसी संविधान से हमारा देश आज चल रहा है। उसी संविधान सभा ने इस संविधान को लिखा है जिससे आज हमारा देश चल रहा है। ठीक है। और इसी के तहत एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार क्या होता है? काम चलाऊ टेम्पोररी सरकार। क्यों किया गया? कार्यभार सौंपने के लिए। अब अंग्रेज जाएंगे तो किसको अपना कामकाज समझा के जाए? तो अपना ये सब मंत्री बने लोग, प्रधानमंत्री, मंत्री, और इनको दे के अपना चल गए लोग। और जब अपना विधिवत चुनाव हुआ संविधान लागू होने के बाद, तब विधिवत हो गया, इसीलिए इसका गिनती नहीं होता। आइए देखिए, नोट्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 16।
कैबिनेट मिशन मई 1946। इसका मुख्य उद्देश्य आजाद भारत के लिए संविधान निर्माण करवाना था। अंडरलाइन करो, मुख्य उद्देश्य संविधान निर्माण करवाना था। लिखिए, इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। अंडरलाइन करिए, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? हाँ, याद रखिएगा। अन्य सदस्य क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर थे। इसको भी अंडरलाइन करिए। क्रिप्स, वही क्रिप्स मिशन आया था ना, कब आया था? गुड, 1942 में, भारतीयों का सहयोग मांगने के लिए कि भाई किसी तरह बहला फुसला के भारतीयों का सहयोग लिया जाए। देखिए, इसका उद्देश्य भारत का शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपायों व संभावनाओं को तलाशना तथा आजाद भारत के लिए संविधान का निर्माण करवाना था। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया तथा यह घोषणा किया कि अंग्रेज एकीकृत भारत को आजाद करेगा, टुकड़ों में नहीं। देखो, अंग्रेज तो मना कर दिया था, लेकिन अब यही जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मना दिया मुस्लिम जिन्ना, तब पूरे भारत में जो दंगा फसाद फैला, तो हुआ ये कि मार काट से अच्छा है भैया बंटवारा कर दिया जाए, सब कुछ शांतिपूर्वक रहे अपने। देखिए, हाँ, प्रथम दृष्टया कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन का समर्थन नहीं किया। इस मौके का फायदा उठाने के लिए मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को अपना समर्थन दे दिया। समर्थन देने के पश्चात कांग्रेस ने भी 24 जून 1946 को अपना समर्थन दे दिया। इसके विरोध स्वरूप 24 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने अपना समर्थन वापस ले लिया। पहले लगा ना कि कांग्रेस माने तैयार नहीं होगा, तो अंग्रेज सब ने मुस्लिम लीग को मना के, जिन्ना को मना के कहा कि चलो तुम अपना काम शुरू करो। और मुस्लिम लीग कहा था ना कि देखो कांग्रेस को मत इसमें शामिल, हम ही लोग को दे के चल जाते। अंग्रेज बोला अच्छा ठीक है। आप जब मुस्लिम लीग आ गया तो अंग्रेज सब ना बहला फुसला के कांग्रेस को भी ले आया और उसको भी ठीक कर दिया। अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ तो रह नहीं सकते थे, और कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, मुस्लिम लीग बहुत छोटी थी। तो अब मुस्लिम लीग देखा कि ये आ जाएगा कांग्रेस, तो मुस्लिम लीग का जो भी कोई विधेयक होगा वो तो पारित ही नहीं होगा, क्योंकि बहुमत तो कांग्रेस के पास है। जिन्ना का डिमांड था ना, कहीं कोई भी सभा बनता था तो जिन्ना का एक को डिमांड था कि जितना भी उसमें मुस्लिम कोटा रहे, सारे सदस्य मुस्लिम लीग का, मुस्लिम कोटा वाला। जबकि मुसलमानों के और भी बहुत सारे नेता थे, बताए थे ना, खान अब्दुल गफ्फार खां, मलिक खिजर हयात खां और सिकदर हयात खां, इन लोगों में जिन्ना में बनता नहीं था। तो जिन्ना जानते थे कि अगर इन लोगों का भी आदमी सभा में आया तो हमारा ही विरोध करेगा, आई लोग साथ देगा कांग्रेस का, तो हमारा आदमी बहुत कम हो जाएगा और हम जो कुछ भी चाहेंगे वो पारित नहीं हो सकेगा। इसलिए भाई चलो अलगे ही चलते हैं। अब बार बार ये डिमांड करता था। तो खान अब्दुल गफ्फार का ये सब कहते थे कि भाई तू ही मुसलमान हो, हम लोग मुसलमान नहीं हैं, हम लोगों का प्रतिनिधि कहाँ जाएगा। बोला ना ना ना, मुसलमान रहेगा तो खाली जिन्ना का आदमी रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा, ताकि वो जो भी मांग उठाए
उसका समर्थन करे। तो मेन जिन्ना का अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, शुरू से यूज किया। जैसे कैसे आज बेचारा अफगानिस्तान का इतना बुरा हाल क्यों हो गया? अफगानिस्तान को अमेरिका यूज किया। अमेरिका, ये अंग्रेज ना हर जगह यूज करता है। जो आज यूक्रेन का हाल है ना, जो आज यूक्रेन का हाल है, वही हाल करवाया था इसका अफगानिस्तान का अमेरिका। कैसे यूक्रेन का हाल करवा दिया अमेरिका? रसिया से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान पैदा किया, उनको हथियार दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया। तब तक तो तालिबानी बहुत अच्छे थे, बम बम करते थे, अपना खा पी के ऐश करते थे। जब 91 में रूस टूट गया तो अब अफगानिस्तान का सीमा रूस से लगता नहीं है। देखो, बीच में कजाकिस्तान आया, तुर्कमेनिस्तान आ गया, उज्बेकिस्तान आ गया, सब यूएसएसआर में था। तो अब रसिया से इसका बाउंड्री लगता नहीं था। तो अब हुआ कि तालिबान का क्या करेगा? तो तालिबान को अमेरिका फंडिंग देना बंद कर दिया। तो भाई, तो बचपन से तो उस सबको हथियार थमाए, अनपढ़ जाहिल गवार बना दिए, खाली लड़ना सिखाए। ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर, कुछ नहीं है। तो एक के बार फंडिंग बंद कर दिए, तो अब क्या करेगा वो लोग? इसीलिए वो लोग अमेरिका के खिलाफ है, कांड करना अब शुरू किया, गलत काम करना शुरू कर दिया। भाई पैसा चाहिए, कहां से पैसा है ना? पाकिस्तान को बर्बाद करवा दिया, देखो बेचारा यूक्रेन को बर्बाद करवा दिया। जो इसीलिए ना भारत इसके साथ नहीं जानता है। ये पक्का धोखाबाज आदमी है, ये किसी का नहीं होता है। अपने तो अकेले है किनारे, बाकी अपना लड़ो भिड़ो मरो, यही चाहता है कि सब लड़ो भिड़ो मरो, ताकि आओ हमारे पास हथियार खरीदो, हमारे पास पंचायती के लिए आओ, और हम बॉस बन के बैठे रहेंगे। चलिए, हाँ, तो फिर अपना कांग्रेस आ गया तो मुस्लिम लीग निकल गया। देखिए, वायसराय ने मुस्लिम लीग के सदस्यों के बिना ही अपने कार्यकारिणी का गठन कर लिया। इसके विरोध स्वरूप मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही, इसको अंडरलाइन करिए वीवीआई में, कार्यकारिणी गठन कर लिया, मैंने अपना मंत्री सब चुन लिया। नेहरू को प्रधानमंत्री, और उसी को अंतरिम सरकार कहा जाता है। नेहरू बन गए प्रधानमंत्री, या बाकी लोग मंत्री बन गए। देखिए, 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल के अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 24 अक्टूबर को मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो गया। मुस्लिम लीग के कामकाज में बाधा उत्पन्न करने लगे। अंतरिम सरकार, तो ये 2 सितंबर 1946 को अंडरलाइन करिए। बाद में मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ, बाद में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुआ। और मुस्लिम लीग का जो एक नेता था लियाकत अली, वित्त मंत्री सब इसमें है, बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था लोग, सरकार नहीं चले, लेकिन संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ। देखिए, यहां से क्वेश्चन आता है कि अंतरिम सरकार के प्रमुख मंत्री पूछता है, तो बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, और जगजीवन राम, यही पूछा था कि अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। अच्छा, वो नहीं दिया है, इनको बनाया था कृषि मंत्री, लिख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद को लिख लीजिए। वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण 2। राजेंद्र, यही पूछा था एक बार कि राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय मिला था, तो कृषि मंत्रालय।
ये सब रट जाइएगा। संविधान सभा के गठन के समय मुस्लिम लीग सरकार से अलग हो गया और मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का, अंडरलाइन करिए, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। अब संविधान लिखाना शुरू। आगे देखिए, इसके पश्चात इटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा किया कि अंग्रेज 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दिया जाएगा। 30 जून तक भारतीयों को सत्ता सौंप दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये भाग गया, लोग साल भर पहले ना भाग गया। क्यों भाग गया? क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया, चारों तरफ दंगा फसाद ये वो, और था कि भाई ले दे के जो कमाए हो भागो और नहीं लूटपाट में लूटा मत जाओ। अंग्रेजों को तो जान का खतरा था भाई, ना पुलिस काम कर रहा था ना सेना काम कर रहा था, तो अंग्रेजों को सुरक्षा कौन देगा? अंग्रेजों को सुरक्षा कौन देगा? तो उन लोग जैसे तैसे कहा कि भागो अब यहाँ से, न तो इतना दिन जो कमाए धमाए हैं सब बेकार चल जाएगा, मरा पिटा जाएगा आदमी, सब चल जाएगा। अब सुनिए, सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन द्वारा एक योजना लाया गया, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना या डिकी बर्ड योजना या बाल्कन योजना कहा जाता है। सबको अंडरलाइन करिए। अब यही था फाइनल कि भारत को आजाद किया जाएगा। अब देख लिया गया कि ये शामिल नहीं होगा और मई जून का महीना आ गया, स्थिति लगातार खराब हो रहा था और वो अपने पाकिस्तान के मांग पर एकदम अड़ा हुआ था। तो हुआ ये कि भाई हटाओ, लड़ाई झगड़ा खत्म करो, तुम लो पाकिस्तान। तब लास्ट अब योजना आता है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन कौन थे? वायसराय थे। ये लास्ट वायसराय है इंडिया के। ये इंडिया के लास्ट वायसराय है। तो 3 जून को अपना ये योजना आया, इसीलिए इसको 3 जून योजना भी कहते हैं। डिकी बर्ड माउंटबेटन का ही बचपन का नाम था, इसीलिए इसको डिकी बर्ड योजना भी कहा जाता है। और बाल्कन प्लान क्यों कहा जाता है? हाँ, बाल्कन कंट्री कहाँ है? हाँ, बाल्कन माउंटेन है। तो वहां भी देखो वो है ना, रोमानिया के नीचे। एटलस लाई हो, निकालो एटलस। देखो यहाँ पे है, ब्लैक सी है ना, ये ब्लैक सी, ब्लैक सी के पूर्व में, ब्लैक सी के पश्चिम में ये सब कंट्री देखो, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सब है ना। तो यहाँ जो कंट्री का बंटवारा हुआ था, जिस आधार पर जैसे इनका बंटवारा हुआ था, वही प्लान लाया गया इंडिया में। उसी प्लान के आधार पर बंटवारा हुआ, इसीलिए इसको कहा जाता है बाल्कन प्लान। वही बाल्कन माउंटेन पर ये देश बसे हैं। नहीं मिला तो तू लोग एटलस रखी हो ना, लाना ना चाहिए। इतना बड़ा झोला लेके क्या चलती हो इसमें, खाली खाने पीने का? हाँ, एटलस से भारी हो जा रहा है, बाकी जो फालतू है उसको निकाल दो। चलिए, तो ये सब नाम था माउंटबेटन योजना का। और अब लास्ट माउंटबेटन योजना आया और इसमें बताया गया कि भारत का इस तरीके से विभाजन होगा। तो एग्जाम में पूछेगा कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? द माउंटबेटन प्लान। ठीक है। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत हुआ?
कैबिनेट मिशन, ध्यान देना है ना, एकदम करेक्ट, किनारे किनारे याद रखना, मिलाना नहीं हो। आगे चलिए। इस योजना के तहत 15 अगस्त 1947 को डोमिनियन स्टेटस के आधार पर सत्ता का हस्तांतरण किया गया और इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो देश अस्तित्व में आए। तब 15 अगस्त 1947 को दो देश अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। द पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, क्योंकि रात हो गया था। पहुंची हो सही जगह पर, बोलना ठीक चाह रही। और कोई बताएगा? शिल्पा बताए हैं कि नहीं कभी क्लास में? क्या हो, कुछ नहीं बताए हैं? तुम बताओ। पहले रात में ना 12 बजे से पहले पाकिस्तान को आजाद दिया गया था, मतलब आया गया था वहां से, फिर पाकिस्तान से आया था वो। ना ना ना, यही बात। देखो पाकिस्तान 14 को क्यों मनाता है? सुरभि जा रही थी, ठीक सुनी हो? हाँ, कोशिश करो, सोचो। देखो कहीं भी दिन रात जो होता है, ये इंडिया है ना, ये रहा इंडिया, ये रहा इंडिया। देखो तुम्हारी पृथ्वी जो है ऐसे घूमती है, ऐसे मान सर लो। उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा कैमरा है। अच्छा, अरे तो इतना देर से सीधा नजर आ रहा था, अब उल्टा तुमको नजर आ रहा है? तब तो शुरू में ठीक न था, हमने उल्टा कर दिया है। हाँ देखिए, ये है भारत। मान लीजिए सूर्य उधर है, तो इसका ये आधा पोर्शन लाइट में रहेगा, इधर से आएगा प्रकाश तो, और आधा अंधेरा में पीछे वाला। तो इधर दिन हो गया और इधर रात हो गया। ध्यान से देखिए, अब देखिए यहाँ ये पोर्शन ऐसे घूम के सूर्य के तरफ आ रहा है और ये पोर्शन पीछे जा रहा है, यानी कि यहाँ सुबह हो रहा है, यहाँ शाम हो रहा है, और ये ठीक बीचों बीच है, यहाँ दोपहर है। ठीक बीचों बीच जो है दोपहर है। देखो इंडिया है ना, एकदम इंडिया के बीचों बीच है, तो एकदम सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा। तो अब ये ऐसे घूमेगा, अब इंडिया इधर जाने लगा, यानी कि इंडिया में अब दोपहर के बाद का समय हो गया। अब देखो ऐसे करते करते आ गया इंडिया इधर, शाम हो गया, अब सांझ हो गया, अब एकदम यहाँ आ गया इंडिया पीछे, रात का 12 बज गया है ना। अब देखो यहाँ आ गया, सुबह हो गया, दोपहर हो गया। इस टाइप से चक्र चलते रहता है। ये पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, इसीलिए 24 घंटा में दिन और रात होता है। सूर्य इसके तुलना में अपने जगह पर स्थिर है। अब देखो ऐसे है ना, जब भारत एकदम सूर्य के सामने रहे और सूर्य का प्रकाश यहां से जो बीचों बीच लाइन गुजरा है, लॉन्गिट्यूड का नाम जानती हो? देशांतर रेखा, अक्षांश देशांतर। ऐसे जो लाइन खींचा हुआ है ना, देखो का कसीरा बैठी हो ना, ऐसे ऐसे लाइन नहीं खींचा है लंबा। हाँ हाँ, इसी को देशांतर कहते हैं। ऐसे जो पट खींचा है इसको अक्षांश कहते हैं। तो देखो ये जो भारत के बीचों बीच अच्छा देशांतर है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट।
तो इस पर जब सूर्य का प्रकाश इसे सीधे गिरेगा तो भारत में दिन का 12 बजेगा और पूरे भारत में एक साथ दिन का 12 बजेगा। अब देखो पाकिस्तान वाला वो जो रेखा है थोड़ा पीछे है, इधर है, थोड़ा पीछे है, यानी कि अभी इंडिया में सुनो, अभी इंडिया में एकदम सीधे आ गए ना, अगर अभी इंडिया में दिन का 12 बज गया तो पाकिस्तान का टाइम आधा घंटा पीछे है। अभी पाकिस्तान में कितना बजेगा? 11:30। आधा घंटा बाद जब भारत आगे निकलेगा तब पाकिस्तान सामने आएगा। बात समझ में आ रही है? आधा घंटा बाद आएगा। तो उसी तरीके से जब रात हो रहा है तब भारत में जब रात का 12 बजा तो अभी पाकिस्तान में क्या बज रहा है? तारीख कौन हो जाएगा? तो यानी कि भारत में जब 15 अगस्त है तब पाकिस्तान में कितना है? तो इसीलिए वो 14 अगस्त को मनाता है। अब समझ में आ गया? सुरभि यही कहने वाली थी लेकिन कह नहीं पाई है। टाइम जोन पढ़ाएंगे, तुम लोग को अभी टाइम जोन नहीं पढ़ना है। पहले 11th में पढ़ना था। 11th में टाइम जोन पढ़ना है। तो 11th तो ऐसे ही पास कर गई तुम लोग। आए 14 अप्रैल से 11th ऐसे ही पास कर गए। तू लोग हड़बड़ाती नहीं ना। 11th खत्म हो जाता है, 12th खत्म होता है। गुरुजी तू है कि गुरुजी हम हैं? अरे अभी तुम्हारा हम कह न रहे हैं कि 12th का एग्जाम आते आते ना देखना 12th वाला 2-3 बार खत्म होगा। तुम घबराई क्या? तू तो हमारे हाथ में है एक्सेलरेटर। गाड़ी स्पीड में ले जाना है, गाड़ी स्लो में ले चलना है कि नहीं? लेकिन ज्यादा तेज जीवन के लिए खतरनाक होता है। नहीं, हाँ एक्सीडेंट हो जाता है। चलिए आइए देखिए, तो इसीलिए पाकिस्तान जो है 14 अगस्त को मनाता है। तो अब जाके किसी से पूछना कि जब भारत और पाकिस्तान, किसी को आंसर बताना मत, कह देना खोज के इसका आंसर बताओ कि जब भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त को आजाद हुआ तो पाकिस्तान 14 अगस्त को क्यों मनाता है? तो सब जानते हो क्या कहे? अरे वो हरामी आदमी ऐसे है वो अपने को ऐसे करने के लिए आगे बना लेता है, वैसे बना लेता है, और ना जाने, है ना? अब बताना मत किसी को आंसर, कहना कि कुछ अब समझाएगी तो समझ में भी नहीं आएगा। तू लोग समझा भी नहीं पाओगे इतना जल्दी। अभी इतना थोड़े ना शार्प ब्रेन के। अब यहाँ से निकलते निकलते भुला जाओगी सर क्या कहे थे, ऐसे घुमा दिए थे कि ऐसे घुमाए थे। हाँ वीडियो है ना। आइए देखिए, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय माउंट बेटन बने। अब सुनिए, अब भारत तो पूर्ण स्वतंत्र हुआ, लेकिन भारत कहा बेटन साहब से कि सुनिए इतना दिन 200 साल रह गए, अब हड़बड़ा के भागिए मत, अस्थिर हो जाने दीजिए, तब अपना बढ़िया बिस्तर लेके जाइएगा। तो माउंट बेटन से कहा गया कि जब तक मैंने व्यवस्था नहीं हो जा रहा है, कोई अपना राष्ट्रपति नहीं अपना या कोई दूसरा कोई कार्यभार नहीं ले रहा है, तब तक आप रहिए। स्थिति उस समय बहुत खराब थी दंगा की वजह से। तो आजाद पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तब माउंट बेटन ही थे। इनको रोका गया, ये जा रहे थे, रोका गया। तब श्री राजगोपालाचारी को वायसराय बनाया गया और इनको छुट्टी दिया गया कि चाहिए। श्री राजगोपालाचारी अपना कार्यभार सौंपे, और जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बन गए तब वो भी खत्म हो गए। राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बने तो ये भी खत्म हो गए। आइए देखिए,
तो याद रखना, पूछता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। हाँ, और प्रथम भारतीय वायसराय श्री राजगोपालाचारी। या पूछता है कि अंतिम वायसराय कौन थे, तो माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कहने का मतलब कि 1947 से पहले, है ना। मैंने 1947 में जब देश आजाद हुआ तब यही न थे, माउंटबेटन ही न थे, तो यही ना अंतिम वायसराय हुए। वो तो राजगोपालाचारी आजादी के बाद आए हैं, तो उनका गिनती नहीं होता। जब पूछेगा वैसा तब कि भारतीय शब्द लगाएगा तब राजगोपालाचारी करना है, और नहीं तो माउंटबेटन करना है। अब सुनिए, जब भारत का विभाजन हुआ तो कुछ कुछ प्रांत ऐसे थे कि वहां हुआ कि जनमत संग्रह कराया जाए कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं कि इंडिया में मिलना चाहते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से प्रांत थे। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत कहाँ है, दिखलाए थे ना। अरे खान अब्दुल गफ्फार खां वाला, रुको रुको, लोग तुरंत भुला जा रहे हैं। पेशावर भुला गई। सीमांत गांधी कहाँ थे, उत्तर पश्चिम सीमा, उनके प्रांत का नाम था उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। तो और उनका मुख्य केंद्र बिंदु था पेशावर, ये वाला इलाका। और वैसे भी उत्तर पश्चिम किसको कहते हैं, नक्शा पर ऊपर उत्तर, नीचे इधर पूरब और इधर पश्चिम, है ना। तो इस कोना को उत्तर पश्चिम, उस कोना को उत्तर पूरब, इस कोना को दक्षिण पूरब, इस कोना को ये इधर है, इसलिए इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। अगला है सिलहट। सीमांत माने होता बाउंड्री लाइन वाला इलाका। तो अब उसके बाद दूसरा देश शुरू हो जाता था ना। सीमांत माने होता है बाउंड्री वाला इलाका। सिलहट कहाँ है, सिलहट असम में था, अब बांग्लादेश में चल गया। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया गया कि वो किधर रहना चाहते हैं। सिंध को अपने निर्णय के लिए छोड़ दिया गया। सिंध कहाँ है, किधर, नीचे वाला, गुजरात के बगल में, गुजरात के, हाँ ये इसका सिंध प्रांत है। सिंध को अपना निर्णय के लिए छोड़ दिया गया। पंजाब को पूर्वी तथा पश्चिमी दो प्रांतों में बांट दिया गया। देखिए पंजाब है ना, इसको दो भाग में बांटा गया। जैसे बंगाल का विभाजन हुआ वैसे पूर्वी पंजाब भारत में चला आया और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो इसीलिए ना उन लोगों का सिख के कौन है, ननकाना साहिब, वो चला गया पाकिस्तान में। आज भी जाता है लोग ननकाना साहिब, लोगों का बने बहुत फेमस गुरुद्वारा है। पंजाब ना, हाँ आधा उसका हो गया, आधा इंडिया का हो गया। पंजाब पाकिस्तान वाला एटलस लाई हो, इतना बड़ा है, ज्यादा है, उन लोगों का ज्यादा था, इंडिया वाला कम था, उनने क्षेत्रफल ज्यादा था, है? हाँ बड़ा था। अब सुनो, तो अब कैसे बंटवारा होगा, ये बाउंड्री लाइन जो तय हुआ है, एक व्यक्ति थे उनका नाम था रेडक्लिफ, एक व्यक्ति थे उनका नाम था रेडक्लिफ। उन्हीं को जिम्मा दिया गया कि ये तय करिए कि कहां से इंडिया होगा, किधर पाकिस्तान होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेडक्लिफ।
3 गो लाइन है, रेड क्लिफ, मैकमोहन और डुरंड। डुरंड कहाँ है? अफगानिस्तान। ये वाला लाइन, इसको डुरंड रेखा कहते हैं। डुरंड महोदय खींचे थे, तय किए थे अपना, उनको सब नक्शा दिया गया और बैठ के अपना कि ये इधर ये इधर ये इधर कर दिया। अब मैकमोहन चीन में यहाँ पे है, हाँ वो भी बाउंड्री, हाँ वो भी मैकमोहन नाम है, वही तय किए थे। है? वही मैकमोहन आदमी का नाम है, अंग्रेज थे, तो वही तय किए, मैंने उन्हीं के द्वारा किया गया था, तो उसका नाम पड़ गया हाँ हाँ, तीनों अंग्रेजे का नाम है। रेड क्लिफ, मैकमोहन, डुरंड, सब अंग्रेजे का है नाम। वही सब अपना, वो सबको सारा नक्शा दे दिया गया और वो अपना तय किया कि ये इंडिया का होगा, ये पाकिस्तान का होगा। तो उन्हीं सब के नाम पर ये नाम रख दिया गया। नोट्स पर लिख लो। डुरंड रेखा हाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान। अरे इधर खाली है, उसमें काहे को भर रही है राजनंदिनी? और प्लेन पेपर इसीलिए न रहता है, गंदा करेगी तो क्या है, इस तरफ लिख दो। तो डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैकमोहन भारत चीन। ये तीनों अंग्रेज का नाम है, यही तीनों लोग किए थे, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ गया। अब सुनिए, आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री तथा माउंटबेटन वायसराय बने और पाकिस्तान में लियाकत अली प्रधानमंत्री और जिन्ना राष्ट्रपति बने। चलिए, अब हम लोगों का देश आजाद हो गया। तो जोर से बोलिए, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। किशमिश खिलाई है कसीरा तो पर भी आवाज नहीं निकल रही है, बताओ है? खा पी के नारा नहीं लगा रहे। चलिए, देश आजाद हो गया, हिस्ट्री खत्म, मॉडर्न इंडिया खत्म हो गया। अब देखिए, इसमें कुछ छीट फूट बचा हुआ है। छीट फूट मतलब इधर उधर का साइड मटेरियल। तो साइड मटेरियल में ये है, देखिए 1920 के दशक की क्रांतिकारी गतिविधियां। नोट्स में देख लीजिए एक बार। 12th वालों को जरूरी अब कि नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा 12th में। तो 1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां में मेन थे चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, है ना, और संस्था का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये सब भगत सिंह, ये सब जो थे ना, वो लोग भी सब से जुड़े थे। हालांकि वो पंजाब से थे, लेकिन वो लोग भी जुड़े थे। तो आइए देखिए, इसको पढ़ देते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 को राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सन्याल इत्यादि क्रांतिकारियों ने किया था। अंडरलाइन कर लीजिए। स्थापना कब हुआ? 24 में। कौन कौन क्रांतिकारी थे? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सन्याल। देखिए, इनका उद्देश्य औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना तथा वयस्क मताधिकार के आधार पर संघीय गणतंत्र राज्य भारत की स्थापना करना। अच्छा, ये शीतल और खुशबू, ये वाला पेज है ना आप लोगों के पास? ग्रुप में सेंड हुआ था, क्या नंबर तक हुआ था? क्या हो लिखिए हैं आप लोग?
सर है। आप पेज नंबर कहाँ तक है आप लोगों के पास? पूरा है। अच्छा, पूरा सेंड कर दिया गया था 23 नंबर तक है। हाँ, नोट से है हम लोग के पास। अच्छा, नोट से है, ठीक है ठीक है। के कौशल दिया? हाँ। अच्छा, गुड गुड, वेरी गुड, ठीक है सर। हाँ, तो आइए देखिए। HRA के क्रांतिकारियों ने अगस्त 1925 में काकोरी में रेल का खजाना लूट लिया। अंडरलाइन करिए, काकोरी कांड इसको कहते हैं। पूछता है कि काकोरी कांड कब हुआ? 1900। और काकोरी कांड पर ना एक मूवी बना है, उसमें रेल खजाना लूटता है। हाँ हाँ हाँ, देखो काची सिनेमा का नाम है, तिस्मार्क। हाँ तिस्मार्क, हाँ फिल्म बनाने का बहाना करके इसे। तो वो जो घटना है यही घटना है, काकोरी कांड ही है। हाँ, अच्छा, वो कौन जगह पर लूटा है कुछ याद है? कौन गांव है जहाँ लूट रहा है? मूवी में कुछ नहीं दिखाया है। हाँ, अच्छा, वही एक्शन या कांड, बात बराबर है। अरे जोगी जी अभी का बदलेंगे, देखते ना जाओ। तो सुनिए, याद रखिएगा कि काकोरी कांड कब हुआ? 25 में। कौन कौन लोग थे इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी तथा रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी गई इस कांड के लिए। और ट्रेन का खजाना लूटा गया था। क्यों लूटा गया था? उसी खजाना से ये क्रांतिकारी अपने लिए हथियार, गोला बारूद और ये सब खरीदते थे। अब देखिए, हाँ, 1925 के बाद HRA पर समाजवादी विचार के क्रांतिकारियों जैसे चंद्रशेखर आजाद इत्यादि का प्रभाव बढ़ने लगा और दिसंबर 1928 में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA कर दिया गया। इसके सदस्यों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। वही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सबको एक नहीं, भगत सिंह और राजगुरु को तो फांसी दिया गया। आज चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली मार लिए। देखे हम लोग एल्बर्ट पार्क इलाहाबाद में, वो पेड़ भी है जिसके पीछे छुपे हुए थे, पेड़ के पीछे छुप के गोली चला रहे थे। और उनके जिंदगी की तमन्ना थी कि मैंने जिंदा अंग्रेजों के हाथ में न पकड़ा, इसलिए एक गोली बचा के रखे हुए थे। एक गोली बचा के रखे हुए थे अपने लिए कि अगर नौबत आ गया कि अब बचने का मौका नहीं है, तब लास्ट में अपने को गोली मार लेंगे। और वही हुआ, पेड़ के पीछे छुपे थे अंग्रेज अपना, और धोखा से पकड़वा दिया था उनको। गद्दार उस समय भी बहुत था ना, बता दिया सब, नाम बदल के भेष बदल के अपना रह रहे थे। अब बता दिया सब कि यही चंद्रशेखर आजाद हैं। अब बस पुलिस लग गया पीछे। पुलिस के जीवन पहले तो कोई काम था नहीं, खाली क्रांतिकारियों को पकड़ना। अब घेर लिया इनको, वही पार्क में अपना गोली चलाते चलाते भागे, घेर दिया। तो लास्ट जो गोली बचा अपने आप को मार। हाँ, तो अब भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हो गया था।
और चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली मार लिए। भगत सिंह को फांसी किस कांड में हुआ था? सैंडर्स हत्याकांड में। ये सैंडर्स कौन है? यही लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाया था, भुला गई? कब मरवाया था? अरे इतना कहानी सुना तो भुला गई। क्या हो शिल्पा, लाला लाजपत राय कब पिटाए थे? मेरे पीठ पर पड़ी हर एक लाठी तुम्हारे ताबूत की एक एक कील साबित होगी, बोले थे ना। बैलिया आएगा दाना डालेगा, जाल में फंसना मत। जा बता दो। ले साइमन कमीशन ना, साइमन कमीशन में साइमन वाला जो आंदोलन चल रहा था, और इधर टेस्ट लेना पड़ेगा इन लोग का। 2 दिन छुट्टी हुआ कि सब इन्ने से उन्ने हो गया है। चलिए, हाँ बढ़िया है। अब देखिए, HSR के क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के तर्ज पर, देखिए वही कांड है भगत सिंह वाला, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट किया। इनमें प्रमुख क्रांतिकारी भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त थे। अंडरलाइन करिए, केंद्रीय विधानसभा बम कांड कब हुआ? 8 अप्रैल 1929। 12th में ये सब नहीं आएगा, लेकिन कर लो, सुनी रहोगी तो कम से कम रहेगा ना। ये क्रांतिकारी केंद्रीय विधानसभा के खाली सीटों पर केवल आवाज एवं धुआं करने वाले बमों का विस्फोट किया। इन्होंने कहा कि बहरों को सुनाने के लिए हल्ला गुल्ला करना पड़ता है, इसी प्रकार हम लोग यहाँ किसी को मारने नहीं आए हैं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को अपनी बात सुनाने के लिए हल्ला मचाने आए हैं। कहने का मतलब, फ्रांस में ये कहावत था कि बहरों को सुनाने के लिए उनको झकझोरना पड़ता था, तब जाके जो कम सुनता है कुछ सुन पाता है। तो वही क्रांतिकारी कहे कि अंग्रेज जो है शांति से कुछ नहीं सुनने वाला है, कुछ कांड करना पड़ेगा तभी सुनेगा। और तब जाके बम मारा, और बताए थे ना कि मार के चाहते तो भाग सकते थे लोग, लेकिन भागे नहीं। क्यों नहीं भागे? क्योंकि जब मुकदमा चलेगा, जब सुनवाई होगी, तो ये लोग ना जो भी संदेश देंगे वो सब अखबार पेपर में छपेगा, पूरा देश पढ़ेगा, पूरा देश जानेगा। और भाई जो बलिदानी होता है उसमें दम है तब ना, जिगर न था तब ना भाई एकदम जान रहा था कि फांसी पर चढ़ना ही है, तो पर भी अरेस्टिंग दे दिया, अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। दूसरा कोई करवाएगा? है 2 दिन अगर कहे कि जेल में रखना है तब भाग जाएगा, और वहां तो एकदम था कि फांसी पर चढ़ाएगा, चाहे बड़ी मार मारेगा, छोड़ेगा तो नहीं। कितना जिगर था लोगों को, मानना पड़ेगा। आइए, ये भी नहीं है कि एक बार फांसी पर चढ़ जाएंगे तब फिर दोबारा चल आएंगे। मरने के बाद ये भी बेचारा नहीं है कि देश आजाद हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ कि नहीं हुआ, थोड़े दोबारा देखने का मौका मिलेगा, तब फांसी पर चढ़ेगा। सोचो कितना उन लोगों का मैंने फरीजा ना, सोचने पर रोआ खड़ा हो जाता। यहाँ आदमी 5 रुपया नहीं देने वाला है, और लोग देश के लिए जान दे दिया, और ये हंसते हंसते। सोचो उनके माँ बाप पर क्या गुजरा होगा। इसीलिए ना आज भी भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, चंद्रशेखर आजाद, आदमी नाम लेता है तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हाँ सबसे बड़ा नाम।
लोग का मैंने चंद्रशेखर आजाद सब जबान के पक्का आदमी था भाई, कि एकदम कसम खा लिए थे कि हमारा मैंने जीते जी अंग्रेज के हाथ नहीं लगेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक गोली हमेशा रखते थे अपने पास कि जीते जी उनके हाथ नहीं लगना, बोले चाहे कुछ भी हो। आइए, इस प्रकार हम लोग यहाँ किसी को मारने नहीं आए हैं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को अपनी बात सुनाने के लिए हल्ला मचाने आए थे। यदि वे चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन भागे नहीं। चलिए, बाद में इनको फांसी दे दिया गया। कब दिया गया था? 31 मार्च को ना, 31 मार्च 1931 ना, 23 मार्च, हाँ 23 मार्च, वही ना शहीद दिवस मनाया जाता है, लिख लो है। अच्छा, वो गांधी जी वाला बलिदान दिवस है, तो इनके दिवस क्या मनाया जाता है? गांधी जी वाला नेट पर चेक करो था। 23 मार्च को कौन सा दिवस है? बलिदान दिवस कि शहीद दिवस है? दिवस सर, आए, शहीद कौन दिवस। शहीद शहीद, दिवस। यस। हाँ, तो शहीद दिवस गांधी जी वाला कौन सा दिवस है? गांधी जी वाला कुछ और कहते हैं, वो भी शहीद दिवस है। 30 जनवरी ना, तो दूधू को शहीद दिवस हो गया। लड़का एग्जाम में कंफ्यूज कर जाएगा। शहीद दिवस करो तो नेट पर 23 मार्च दे रहा है, 30 जनवरी नहीं दे रहा है। एगो बलिदान दिवस भी है। हाँ, तीनों लोगों को फांसी दिया गया था एक साथ। ना ना, वो क्रांतिकारी नहीं देगा, ऐसे ही पूछेगा शहीद दिवस। इंडिया में 7 को दिन को डिक्लेयर किया गया शहीद दिवस। अच्छा, 7 गो आई नेहरू आ राजीव गांधी वाला भी का है ना। अच्छा, ज्यादा फेमस यही है 30 जनवरी आई 23 मार्च। 19 मई है, 21 अक्टूबर है, 17 नवंबर है। कौन कौन मरा था लोगों? 24 नवंबर को सिख गुरु का भी है, तेग बहादुर। अच्छा, गुरु तेग बहादुर को। 19 को है रानी लक्ष्मीबाई। अरे तो कोनो अलग अलग नाम देता है, एक को शहीदे नाम है, पर्यायवाची शब्द चुन लेता है। शहीद दिवस, निर्वाण दिवस, अर्पण दिवस, समर्पण दिवस है। हाँ, ऐसे ही से कर देता है। अब तो लड़का कौन कौन क्या करेगा। चलिए आइए देखिए, हाँ, प्रमुख क्रांतिकारी जतिन दास ने क्रांतिकारियों के साथ जेल में हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में 64 दिन तक भूख हड़ताल किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर में मेहता को फांसी दे दिया गया। जतिन दास का नाम अंडरलाइन कर दीजिए। जतिन दास का इसको पूछता है। चलिए, आज की सभा यही समाप्त की जा रही है। कल ना हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह और दक्कन विद्रोह, यही बचा है ना। हो, हिस्ट्री में आदिवासी आंदोलन भी पढ़ना है, सब इसमें नोट्स में है, दिया है, इसी में है। हाँ हाँ, चोलचेर पांडे भी बता देंगे। तो टेस्ट है ना तुम लोगों का अपना? ठीक, सब लोग ग्रुप में हो ना? अच्छा गोविंद, एक काम है,
अरे सुनो ना, देखो ये खुशबू शीतल, नहीं शीतल 12th में कौन है? शीतल ना, ये खुशबू। यस सर, मैं ही हूँ शीतल। अच्छा, आपका नंबर ना 12th क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और आप भी उसमें टेस्ट देंगे, है ना? ठीक ठीक है। अभी दे देंगे आपका नंबर। ठीक है, कल हम लोग आगे देखेंगे।